ओके, हम अपना आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा था उसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछें आप लोग। किसी को कोई इश्यू नहीं है? मेरी आवाज़ सबको आ रही है? नहीं मैम, कंटिन्यू करें। ओके, तो हम आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमने कल एथिकल इश्यूज़ भी डिस्कस कर लिए थे। अब नेक्स्ट है कोई भी रिसर्च का प्रोसेस स्टार्ट करने के जो बेसिक स्टेप्स हैं वो कौन-कौन से हैं। तो बेसिकली 6 स्टेप्स हैं किसी भी रिसर्च को मुकम्मल करने के या रिसर्च की जो प्रोसेसिंग है उसमें जो भी स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं वो 6 हैं। सबसे जो फर्स्ट स्टेप है वो है कि हमें किसी भी रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले उसकी रिसर्च प्रॉब्लम जो है उस स्टडी की जो अस, भी प्रॉब्लम है। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम आपकी वॉइस इतनी स्लो है कि समझ नहीं आ रही। ओके, अब बताएं, अब क्लियर है? अब आ रही है आवाज़? मैम आ रही है लेकिन कम आ रही है ना, समझ नहीं आ रही कि सबके बिल्कुल साथ ये स्लो इशू वाली है है? मैम। सबके साथ ये इशू है? नो मैम, वॉइस इज क्लियर। ओके, फिर आपकी साइड पे लोग ना कोई होगा, नेटवर्क इशू होगा। ओके, पहला स्टेप हम पढ़ रहे थे कि पहले भी हमने डिस्कस किया था। हमने 3 बेसिक स्टेप्स देखे थे, जनरल यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पोज़ करते हैं, कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई करते हैं, देन प्रोसेसिंग होती है, फिर उसके बाद हम अपना आंसर जो है वो फाइंड कर लेते हैं। वो 3 जेनेरिक स्टेप्स थे, ठीक है? अब जो पूरा प्रोसेस है वो इन 6 स्टेप्स पे बेस करता है। ये 6 स्टेप में सबसे पहला जो है वो वही एक स्टेप है जिसमें आपने कोई क्वेश्चन क्रिएट करना होता है। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन उठता है तो आप उसी का आंसर फाइंड करने के लिए रिसर्च स्टार्ट कर देते हैं। अब इसी तरह सबसे पहले आप पहले पॉइंट में ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास आपकी रिसर्च का जो प्रॉब्लम है वो होना चाहिए कि आप किस वजह से रिसर्च करने जा रहे हैं, वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होना चाहिए। देन सेकंड स्टेप पे रिव्यूइंग द लिटरेचर, फिर जितने भी प्रीवियस ऑलरेडी जो रिसर्च कंडक्ट हो चुकी हैं, जितने भी लिटरेचर पढ़ा हुआ है, स्टडीज़ पढ़ी हुई हैं, उन तमाम को उठाकर आप उनको रिव्यू करेंगे, ठीक है? उन रिव्यू करने ये जो होता है रिव्यूइंग द लिटरेचर, इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो काम होता है या पर्पस होता है वो ये होता है कि ये हमारे जो गैप हैं स्टडी के या रिसर्च गैप्स हैं वो फाइंड करने में हेल्प आउट करते हैं। आपने जैसे पहले भी मैंने कल बताया था कि रिसर्च जो होता है वो ऑलरेडी सर्च चीज़ों को अगेन आप सर्च करने जा रहे हैं, ठीक है? तो ऑलरेडी सर्च चीज़ें कौन-सी होंगी, वो लिटरेचर कहलाएँगी, आपके लिटरेचर का पार्ट होगा, ठीक है? आपकी और एक्जिस्टिंग मटीरियल या एक्जिस्टिंग लिटरेचर जो होगा वो पहले वाला किया हुआ सर्च की हुई स्टडीज़ हैं। उसको आप जब रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद आपके माइंड में कुछ सवालात पैदा होंगे। उन सवालात को वही सवालात आपके प्रॉब्लम कहलाएँगे। उन्हीं प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए अब आप अगेन एक रिसर्च कंडक्ट करेंगे और जिसका पर्पस क्या होगा कि जो भी गैप आया है प्रीवियस लिटरेचर को देखते हुए, उस गैप को फुलफ़िल करना, ठीक है? सबसे जो मेजर जो रोल है रिव्यूइंग द लिटरेचर का, वो आपको गैप फाइंड करने में हेल्प आउट करता है, ठीक है? अब कुछ हो सकता है आप लोगों में से स्टूडेंट्स हों एमफिल के, तो उन्हें सबसे पहले टॉपिक सिलेक्शन का कहा जाता है रिसर्च करने के लिए। टॉपिक सिलेक्शन के लिए आपके जो सुपरवाइज़र होते हैं, टीचर होते हैं, वो डायरेक्टली आपको ये कहते हैं कि आप वो लाइब्रेरी में जाएँ और पहले से जो रिसर्चेज़ हुई हुई हैं, उन्हें उठाएँ, उन्हें पढ़ें और पढ़कर देखें कि आपको कौन-सी किस पर आप रिसर्च करेंगे। वो क्यों कहते हैं? वो इसीलिए कहते हैं कि आप उन्हें उठाएँगे, उन्हें स्टडी करेंगे, स्टडी के बाद आपके सामने जो भी आपको कमी-बेशी नज़र आएगी कि ये चीज़ जो है या ये एरिया क्लियर नहीं है रिसर्चेज़ में जो आपने स्टडी की हैं, तो आपको अब इस एरिया पर काम करना चाहिए। तो इस तरह आपको जो प्रीवियस एक्जिस्टिंग जो मटीरियल पड़ा है, उससे आप फर्दर न्यू की तरफ जाएँगे। आपको
पता चल जाएगा कि इस टॉपिक पे मज़ीद रिसर्च करने की ज़रूरत इसी वजह से है कि ये वाला जो गैप आ रहा है प्रीवियस में और अब न्यू सिचुएशंस में। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है स्पेसिफाइंग अ पर्पस एंड रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस। अब जब आप तो अपनी लिटरेचर जो है उसे रिव्यू कर लेते हैं, तो आप अपना स्टडी का जो पर्पस है, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप वो स्पेसिफाई करते हैं, यानी अपना मकसद क्लियर करते हैं। अपने स्टडी गैप भी फाइंड कर लिया आपने, आपने माइंड भी बना लिया कि आपने इस टॉपिक पे काम करना है। अब आपने गैप देखा कि ये इन चीज़ों की ज़रूरत है, मज़ीद इन पर रिसर्च होने की। तो उसी गैप को सामने रखते हुए, उसी प्रॉब्लम को सामने रखते हुए आपने अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स फिक्स कर लिए हैं, ठीक है? ये आपके थर्ड स्टेप में होगा जिसमें आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने पर्पस को फिक्स कर लेंगे और उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए आप कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे, ठीक है? क्वेश्चंस क्रिएट करना या हाइपोथेसिस क्रिएट करने की रीज़न यही होती है कि आपने उसी क्वेश्चन जो आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज़ हुए हैं, आपने उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्यूशंस जो हैं, जो आंसर्स हैं, वो फाइंड आउट करने हैं। तो आप वो कुछ क्वेश्चंस हैं, वो अपनी स्टडी का पार्ट बनाएँगे कि ये आपका ऑब्जेक्टिव है और इस ऑब्जेक्टिव को आपने कैसे अचीव करना है, इन क्वेश्चंस के थ्रू अचीव करना है। फिर उन क्वेश्चंस को सामने रखते हुए आप कुछ डाटा कलेक्शन टूल्स डिज़ाइन करते हैं। क्वेश्चन आंसर मेथड के थ्रू कर लिया, टेस्टिंग के थ्रू कर लिया, इंटरव्यू ले लिया, ऑब्जर्वेशंस ले लिए, उन्हीं क्वेश्चंस को सामने रख के आप कुछ ऐसी चीज़ें तैयार करते हैं जिनसे आपको आंसर फाइंड आउट करने में हेल्प मिले। आप नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में कलेक्टिंग डाटा की तरफ आते हैं। कलेक्टिंग डाटा में आप उन्हीं अपने ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते जो क्वेश्चन क्रिएट किए थे, उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड आप डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट टूल्स यूज़ करके डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। डिफरेंट टूल्स मीन्स कि जो मैंने आपको बताया कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू और उसके अलावा टेस्टिंग के थ्रू किसी भी तरीके से आप डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। फिर जो डाटा आपने कलेक्ट किया है, उसको एनालाइज़ करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं डाटा को। अब यहाँ पर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ होती हैं, ठीक है? जो कि रिसर्च का पार्ट हैं कि आप क्वांटिटेटिव फॉर्म में अपने डाटा को कन्वर्ट करते हैं ताकि आपको जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स मिलें, ऑथेंटिक मिलें, जेन्युइन हो और किसी भी किस्म की ऐसे उसमें इब्हाम ना हो, मतलब क्लैरिटी हो डाटा में आपके। तो इसलिए हम कुछ स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज़ के थ्रू अपने डाटा को एनालाइज़ करते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं। फिर जो आपकी इंटरप्रिटेशन सामने आती है, जो रिज़ल्ट सामने आते हैं, आप उनकी रिटन एक रिपोर्ट डिज़ाइन करते हैं और रिपोर्टिंग एंड इवैल्यूएटिंग रिसर्च में यही होता है कि आप रिपोर्ट करते हैं और उसके बाद जो भी फाइंडिंग्स हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं, सजेशंस हैं, वो सारी आप यहाँ पर एट द एंड वो सब आप रिटन डॉक्यूमेंट में राइट कर देते हैं। क्लियर हैं ये स्टेप्स आप लोगों को? यस मैम, क्लियर हैं, थैंक यू। यू वेलकम। ओके, नेक्स्ट है हमें कोई भी रिसर्च कंडक्ट करते हुए किन स्किल्स की ज़रूरत होती है, कौन सी स्किल्स का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले सॉल्विंग पजल्स। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी किस्म की कोई पजल्स, गेम्स वगैरह हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका जो माइंड है, आपका आपका जो भी मेंटल लेवल है, ये जो भी एबिलिटी है, आप उसके अकॉर्डिंग कुछ लॉजिकली मतलब चीज़ों को हैंडल कर सकें, ठीक है? आप लॉजिकली सिचुएशंस को डील कर सकें, तो आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए। तो सॉल्विंग पज़ल से मुराद यही है कि आप डिफरेंट सिचुएशंस अगर आपके सामने रखी जाएँ, तो आप में इतनी काबिलियत हो कि आप उन सिचुएशंस का कोई ना कोई बेस्ट सॉल्यूशन निकाल सकें, ठीक है? सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करके ही। तो रिसर्च भी एक किस्म का रिसर्च में भी एक अच्छा रिसर्चर वो है जिसके पास ये स्किल हो कि वो अपने रिसर्च को किस तरीके से हैंडल कर रहा है, ठीक है? डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी वो उसे किस तरह टैकल करता है। उसके बाद नेक्स्ट है लेंथनिंग योर अटेंशन स्पैन। रिसर्च करने के लिए आपका ये समझ लें कि तवज्जो का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? एक सब्र तहम्मुल का होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने रिसर्च स्टार्ट किया और उसके बाद 2 दिन के अंदर उसे ख़त्म करने की कोशिश करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ रिसर्च हैं, वो महीनों चलती हैं, सालों चलती हैं। तो इसके लिए आपको तवज्जो और फ़ोकस की ज़रूरत होती है
और जो रिसर्चर अपनी अटेंशन, अपने इंटरेस्ट को यूज़ करते हुए रिसर्च करेगा, वो रिसर्च ज़्यादा अच्छी होगी और वो एक स्किल्ड रिसर्चर कहलाएगा। नेक्स्ट है लर्निंग टू यूज़ लाइब्रेरी रिसोर्सेज। आप लोगों को भी अंदाज़ा होगा कि पहले सिंपली लाइब्रेरी में जब कोई हमारे पास डिजिटल लाइब्रेरीज़ नहीं थी, तो हम लाइब्रेरी में जाते थे और इतनी ढेर बुक्स का देखकर हमारे लिए बहुत मुश्किल होता था और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था अपनी मतलूबा बुक ढूँढने में। तो अब तो डिजिटल लाइब्रेरीज़ हैं। अब डिजिटल लाइब्रेरीज़ जो हैं वो हर कोई यूज़ नहीं कर सकता। तो एक अच्छा रिसर्चर वही है जिसे लाइब्रेरी रिसोर्सेज़ को यूज़ करना आए, ठीक है? उसके पास स्किल हो इस चीज़ की। स्किल कैसे हो? जितना ज़्यादा वो इन चीज़ों में टाइम स्पेंड करेगा उतना ज़्यादा उसको आसानी होगी। उसे कोई भी काफ़ी सोर्सेज़ पता चलेंगे जिनके थ्रू वो अपनी जो हैं आर्टिकल्स, और ये कुछ आर्टिकल्स पेड होते हैं, वो आप परचेज़ नहीं कर सकते, जबकि वो आपकी स्टडी में हेल्प आउट करते हैं। तो आपको जितना ज़्यादा आप चीज़ों को यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा आपको रिसोर्सेज़ भी मिलेंगे कि आप किस तरीके से कौन से आर्टिकल्स को हासिल कर सकती हैं, ताकि आप अपने रिसर्च में उससे भी फ़ायदा उठाएँ। तो ये चीज़ें जो हैं जितना लाइब्रेरी रिसोर्सेज़ का यूज़ रिसर्चर को आएगा, उतनी ही उसकी स्किल्स अच्छी होंगी और वो फिर रिसर्च भी अच्छी कर पाएगा। फोर्थ वन जो क्वालिटी है एक रिसर्चर की, वो है राइटिंग, एडिटिंग एंड मोर राइटिंग। रिसर्च वर्क आपको पता है कि किसी भी रिसर्चर की अपनी राइटिंग ही होती है, तो जितना ज़्यादा रिसर्चर लिखेगा, उसमें एडिटिंग करेगा और मज़ीद लिखेगा, उतना ही वो स्किल्ड रिसर्चर कहलाएगा, ठीक है? और एक अच्छे रिसर्चर की स्किल जो है यानी महारत जो है वो यही है कि वो कैसे अल्फाज को अपने वर्ड्स में लिखता है। वर्ड्स भी ऑफिशियल वर्ड्स होते हैं और सोफिस्टिकेटेड होते हैं, तो वो किस तरीके से उन्हें लिखेगा, उनमें तब्दीली करना चाहेगा तो वो किस तरीके से उन वर्ड्स को हैंडल करेगा और मज़ीद राइट करेगा, ठीक है? ये इसकी क्वालिटीज़ हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिसर्च वेरिएबल। रिसर्च वेरिएबल में सबसे पहले हम सिंपल जो वर्ड है वेरिएबल, इसको डिफाइन करेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। बहुत छोटी क्लासेस से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वेरिएबल क्या होता है। ऐसी कोई भी ऐसी वैल्यू जो चेंजेबल हो, ठीक है? चेंज होती रहे टाइम टू टाइम, ओवर टाइम, ठीक है? किसी भी किस्म की क्वांटिटी और क्वालिटी दैट वेरीज इज कॉल्ड वेरिएबल, ठीक है? और एक बहुत आम सी डेफिनेशन हम पढ़ते थे, अ पर्सन, प्लेस, थिंग और फिनोमिना, ठीक है? दैट यू आर ट्राइंग टू मेजर, वो क्या कहलाती है? वेरिएबल कहलाती है, ठीक है? कोई भी चेंजेबल, ठीक है, क्वांटिटी और क्वालिटी वेरिएबल कहलाती है। नाम से पता चल रहा है वेरिएबल, ठीक है? वेरिएशन से निकला है। वेरिएशन मीन्स के टाइम टू टाइम चेंज आता जा रहा है, ठीक है? कांस्टेंट नहीं होता, ऑपोजिट है ये कांस्टेंट के, तो इसलिए भी इसे वेरिएबल कहते हैं। तो ये है सिंपल वेरिएबल की डेफिनेशन। और रिसर्च वेरिएबल क्या होता है? सिंपली वेरिएबल को अगर हम रिसर्च में यूज़ कर लें तो वो रिसर्च वेरिएबल कहलाता है, ठीक है? ऐसा वेरिएबल जो रिसर्च पर्पस में यूज़ हो रहा हो और रिसर्च में रिसर्च की का जो डाटा है, ऐसा डाटा जिसमें कोई जिसमें चेंज आए, ठीक है? टाइम टू टाइम वो वैल्यूज़ चेंज होती रहें, तो वो रिसर्च वेरिएबल कहलाता है। अब रिसर्च के जो वेरिएबल्स हैं वो कौन-कौन से होते हैं? तो यहाँ पर ये वेरिएबल्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, मॉडरेटिंग वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल, कंट्रोल्ड वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, कंफाउंडिंग वेरिएबल, कैटेगोरिकल वेरिएबल एंड कंटीन्यूअस वेरिएबल। अब हम इन्हें वन बाय वन देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये 2 वेरिएबल कौन से वेरिएबल्स होते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए आप जस्ट इतना याद रखेंगे, वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर, ठीक है? यानी ऐसा वेरिएबल है जो सिर्फ रिसर्चर उसे यूज़ कर रहा होता है, ठीक है? लेकिन इस वेरिएबल पर किसी भी किस्म का किसी और वेरिएबल का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता इस वेरिएबल पर।
ठीक है? और जो है आप ये समझ लें कि ये एक किस्म का कांस्टेंट रहता है, स्टेबल रहता है। इसके रिज़ल्ट्स में ये जो भी वेरिएबल होगा आपकी स्टडी का, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा, इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता इसकी वजह से हम किसी और को चेक कर रहे होंगे, ठीक है? कि क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, किसी और वेरिएबल को जज कर रहे होंगे। तो इसी वजह से इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कॉज़ वेरिएबल, ठीक है? इसके अलावा भी इसके कुछ नाम हैं, आप सबके पास मेरे हैंडआउट्स होंगे और आप लोग वो शायद अपने पास लेकर भी बैठे हों, तो उसमें कुछ नाम हैं। कॉज़ वेरिएबल भी कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, एक्सपेरिमेंटल भी कहते हैं, प्रिडिक्टर भी कहते हैं, एक्टिव वेरिएबल भी कहते हैं, इफ़ेक्टिव वेरिएबल भी कहते हैं और ट्रीटमेंट वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है? तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंपली अ वेरिएबल दैट इज़ मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर, ठीक है? स्टेबल होता है, अनअफेक्टेड है, किसी भी किस्म के कोई और वेरिएबल इससे अफेक्ट नहीं कर सकते और इसका जो हाँ, अफेक्ट हाँ, अलबत्ता ये खुद किसी पर अफेक्ट करता है और जिस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट करता है वो वेरिएबल डिपेंडेंट कहलाता है। नाम से पता चल रहा है डिपेंड करता है किसी और वेरिएबल पर। यानी इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं डिपेंडेंट की, वो वेरी करती हैं किसी और वेरिएबल की वजह से, ठीक है? उसके रिज़ल्ट्स पे इफ़ेक्ट पड़ रहा होता है किसी और वेरिएबल की वजह से। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेफ़िनेशन है, फ़र्क ये है इंडिपेंडेंट दोनों को आपने मिक्स नहीं करना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल नाम से पता चल रहा है आज़ादाना, ठीक है? इसलिए इसका आपको कॉन्सेप्ट तो मिक्स नहीं होगा। लेकिन जो ये टर्म्स है ना दैट इज़ मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर और डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज़ मेजर्ड बाय द रिसर्चर, ठीक है? ये वो वेरिएबल है जिस पे जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है, जो रिज़ल्ट्स निकल रहे हैं उनको मेजर हम जिस वेरिएबल को मेजर करने चाहते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, ठीक है? इंडिपेंडेंट की वजह से हम इस पर इफ़ेक्ट चेक कर रहे होते हैं, तो इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ मेजर्ड बाय द रिसर्चर एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर, यानी इसे रिसर्चर यूज़ कर रहा है, ठीक है? किसी और वेरिएबल पर चेंज चेक करने के लिए। क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। ओके। अब एक एग्जांपल है यहाँ पर कि आप यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया इफेक्ट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ऑन स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट, ठीक है? स्टूडेंट्स की एकेडमिक अचीवमेंट पर जो है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का इफेक्ट चेक करना है। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है जिसे रिसर्चर यूज़ कर रहा है वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जिस पर उसे यूज़ किया जा रहा है, जिस चीज़ को चेक करना चाह रहा है रिसर्चर, वो एकेडमिक अचीवमेंट है स्टूडेंट्स की। तो जिस चीज़ को चेक करना चाह रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसलिए स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है? अब डिपेंडेंट वेरिएबल के कुछ नेम हैं, प्रिडिक्टेड वेरिएबल, क्राइटेरियन, इफेक्ट वेरिएबल, आउटकम वेरिएबल, ठीक है? और उसके अलावा जो है नेक्स्ट है मॉडरेटिंग वेरिएबल। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आपको स्टेटमेंट के लिहाज से भी पता होना चाहिए। जब भी जिस तरह ये मैंने इफेक्ट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ऑन स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट मैंने इंक्लूड की हुई है एक स्टेटमेंट, उसमें आपने पहचाना है कि ये इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरह कुछ आप अपने भी सामने सिचुएशन रखें, कोई स्टेटमेंट रखें जिसमें आपने चेक करना है किसी का इफेक्ट दूसरे पर, तो फिर आप बताएं उनमें से इंडिपेंडेंट कौन सा, डिपेंडेंट कौन सा। इस तरह प्रैक्टिस करने से आपको क्लियर हो जाएगा इन दोनों के दरमियान फ़र्क। अब नेक्स्ट है मॉडरेटिंग वेरिएबल। कुछ वेरिएबल्स ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल तो जब हम अपना रिसर्च स्टार्ट ही करते हैं, जब हम अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उस प्रॉब्लम में ही हमें फ़ौरन ही पता चल जाता है कि ये वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का हमें पहले ही पता चल जाता है हमारी स्टडी में, ये इंडिपेंडेंट होगा और ये डिपेंडेंट वेरिएबल। अब है मॉडरेटिंग वेरिएबल। मॉडरेटिंग वेरिएबल जो होता है ये हम लोगों को मतलब हमारे किसी टॉपिक का, किसी प्रॉब्लम का पार्ट नहीं होते, लेकिन हमें अपनी रिसर्च में थोड़ा माइंड में होता है कि ये चीज़ें जो हैं मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये चीज़ें अकर हो सकती हैं
हमारी रिसर्च के दौरान, ठीक है? हम कोई भी रिसर्च या कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, तो हम माइंड में कुछ चीज़ें पहले से रखते हैं कि ये सिचुएशन हमारे सामने आ सकती है। तो जो चीज़ें जो वेरिएबल्स प्री डिटरमिन्ड होते हैं, हम जिन्हें सोच लेते हैं कि ये हो सकता है, वो मॉडरेटिंग वेरिएबल कहलाते हैं, ठीक है? ये एक्सपेक्टेड वेरिएबल्स भी कहलाते हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये हो सकती है सिचुएशन, ठीक है? इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल जो है इसे कॉन्कॉमिटेंट वेरिएबल भी कहते हैं, इसका एक और नाम है। बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला तो नहीं है, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए। कॉन्कॉमिटेंट वेरिएबल जो है वो मॉडरेटिंग वेरिएबल अगर कभी आ भी जाए कि मॉडरेटिंग वेरिएबल का ही एक और नाम है। अच्छा जी, इसको हाँ जी, इसका ये होता है मॉडरेटिंग वेरिएबल का कि ये एक्सपेक्टेड होते हैं, प्री डिटरमिन्ड होते हैं, हमारे माइंड में होते हैं, लेकिन हम इसको अपनी स्टडी का पार्ट नहीं बनाते। हम इसको इस वेरिएबल से हमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन हम पहले से हमारा माइंड में ज़रूर होता है कि ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन हम उन्हें ये समझ लें आप इग्नोर कर देते हैं या फ़िलहाल उनमें उस सिचुएशन से गुज़र जाते हैं, लेकिन हम उसको अपनी स्टडी में शामिल नहीं करते। तो ये इस टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये किस तरह के वेरिएबल्स होते हैं, अगर मैं स्टूडेंट की एकेडमिक अचीवमेंट में स्टैंडर्डाइज़्ड टेस्ट को का इफ़ेक्ट चेक करने जा रही हूँ, तो अब यहाँ पर आके मैं स्टूडेंट रख लेती हूँ कुछ प्राइमरी लेवल के, कुछ एलिमेंट्री के, कुछ हाई लेवल के। अब ज़ाहिर-सी बात है हमारे माइंड में भी ये बात आएगी, हम पहले से डिटरमिन कर लेंगे कि जो स्टूडेंट की एज है वो उनकी जो अचीवमेंट है उस पे इफ़ेक्ट करेगी, ठीक है? तो एज का जो फैक्टर है वो हमारे माइंड में है कि ऐसा एक्सपेक्ट हमने कर लिया है कि ऐसा हो सकता है कि हम जो टेस्ट बना रहे हैं वो सिर्फ़ जो है हाई लेवल के स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, बाकी मिडल भी कुछ कर लेंगे, लेकिन जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएँगे, तो शायद वो ना कर सकें, इसलिए हमारी स्टडी में एज फैक्टर है वो इफ़ेक्ट कर सकता है। तो लेकिन हम फिर भी इग्नोर करेंगे और अपनी स्टडी पर ही फ़ोकस करेंगे, तो वो चीज़ जो है मॉडरेटिंग वेरिएबल कहलाती है। इंटरवेनिंग वेरिएबल, इंटरवेन नाम से ही पता चल रहा है मुदाखलत, ठीक है? ये ऐसा वेरिएबल है, इंटरवेनिंग वेरिएबल, जो अचानक से हमारी स्टडी में आ जाए, ठीक है? वेरिएबल दैट सडनली अकर्स एंड अफेक्ट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। जब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात हो तो आप समझ जाएं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप की बात हो रही है, ठीक है? कॉज इफेक्ट इन्हीं दोनों का दूसरा नाम है, इसलिए वो इसे कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप भी कहते हैं और इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट रिलेशनशिप भी कहते हैं, ठीक है? उसके बाद ये जो कह रहे हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल होते हैं, ये हमारी स्टडी में अचानक से अकर हो जाते हैं, ठीक है? ये हमारी स्टडी में ये समझ लें कि इंटरफेयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्टूडेंट का स्टैंडर्डाइज़्ड टेस्टिंग के थ्रू जो है एकेडमिक अचीवमेंट चेक करना चाह रहे हैं, लेकिन हम जो स्टैंडर्डाइज़्ड टेस्ट है वो हमारा समझ लें कि कंप्यूटर ऐप है जिस पर हम टेस्ट ले रहे हैं स्टूडेंट से। तो सडनली लोड शेडिंग हो जाती है। लोड शेडिंग से क्या होता है कि हमारा जो है सारा एक सिस्टम सेटअप वो ख़राब हो जाता है। हम उस दिन रिसर्च कंडक्ट ही नहीं कर पाते लोड शेडिंग की वजह से। तो जो लोड शेडिंग का फैक्टर था, ये एक किस्म का इंटरवेन वेरिएबल के तौर पर यहाँ पर काम किया है कि जिससे क्या हुआ है कि अचानक से अकर हुआ है और हमारे जो कॉज़ एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप है उस पे इफ़ेक्ट क्या डाला है कि हमारी जो फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि स्टूडेंट्स हाफ टेस्ट कंडक्ट कर चुके हों, तो हमारी जो असेसमेंट है वो सारे रिजल्ट्स वहीं तक ही सेव हुए, फीड हुए, जहाँ तक स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया, उसके बाद लाइट चली गई। तो वो सारे रिजल्ट स्टूडेंट्स के ज़ाहिर है डाउन शो होंगे। तो इस तरह उनके जो रिलेशनशिप है, जो स्टडी का जो भी इफ़ेक्ट है वो सारा डिस्टर्ब हो गया। तो इस टाइप के जो वेरिएबल्स हैं वो इंटरवेनिंग वेरिएबल कहलाते हैं। कंट्रोल्ड वेरिएबल, कंट्रोल्ड वेरिएबल जैसे कि नाम से पता चल रहा है ऐसे वेरिएबल जिसे रिसर्चर फुली कंट्रोल कर सके, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में, ठीक है? और कंट्रोल्ड वही होते हैं जो चेंज ना हो, कांस्टेंट सिचुएशंस रहें और बस उन पे फुल कंट्रोल रखे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप अगर लैब में कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं तो आपने लैब में एसी ऑन किया, लैब का जो टेम्परेचर है, ठीक है, साइंस लैब का जो टेम्परेचर है
उसको आपने कोल्ड रखना है, तो वो रिसर्चर है अपने कंट्रोल मतलब वो फिक्स रखेगा जो टेम्परेचर है वो इतना ही चाहिए किसी भी रिसर्च के लिए या स्टडी के लिए, कोई साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं, तो उसके लिए लैब का टेम्परेचर इतना चाहिए। तो वो जो टेम्परेचर का वेरिएबल है, वो इस टाइम कंट्रोल होगा क्योंकि जब रिसर्चर को पता है इस बात का कि इसके लिए टेम्परेचर को मेंटेन रखना ज़रूरी है, तो वो उस पर फुल मतलब उसका कंट्रोल होगा और वो टेम्परेचर को ज़रा-सा भी नहीं हिलने देगा। वो कोल्ड एनवायरनमेंट में ही वो एक्सपेरिमेंट करवाएगा, ठीक है? इसलिए इसे कंट्रोल्ड वेरिएबल कहते हैं। एक्सट्रेनियस और अनकंट्रोल्ड वेरिएबल ऐसे वेरिएबल्स जो कंट्रोल वेरिएबल से अदर देन कंट्रोल वेरिएबल हो, ठीक है? वो कहलाते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल और अनकंट्रोल्ड वेरिएबल। और अनकंट्रोल्ड वो कहलाते हैं जो कंट्रोल ना हो, लेकिन एक्सट्रेनियस एक्स्ट्रा मीन्स जो ना इंडिपेंडेंट हो ना डिपेंडेंट हो, उससे दूसरे हों, इन दोनों से हटकर हों, तो वो एक्सट्रेनियस कहलाते हैं। एक्स्ट्रा से ये वर्ड निकला है और इसका भी कोई ऐसे बहुत टफ सी चीज़ नहीं है याद करने के लिए, लेकिन सिर्फ नामों का फ़र्क है, इसलिए ये मैंने इंक्लूड किए हुए हैं स्लाइड्स में ताकि आप लोगों को भी क्लियर हो कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो है वो एक्स्ट्रा वेरिएबल है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल से, और उसके अलावा कंट्रोल्ड से जो हटकर दूसरे के वेरिएबल्स हैं वो अनकंट्रोल्ड वेरिएबल कहलाते हैं, जिसमें सिचुएशंस कंट्रोल नहीं होती, ये कहलाते हैं अनकंट्रोल्ड वेरिएबल। उसके बाद है कंफाउंडिंग वेरिएबल। कंफाउंडिंग वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं वही इसका भी काम यही होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर जो है इफ़ेक्ट डालें, ठीक है, उस पे असरअंदाज हों, तो कंफाउंडिंग वेरिएबल कहलाते हैं। और उसके अलावा जो इसका रिलेशनशिप होता है इंडिपेंडेंट के साथ, कोई भी इसका कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप है, ये उसको जो है वो चेक करता है, कोरिलेट करता है, ठीक है? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सिंपली इसकी कोई एग्ज़ाम्पल की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको कंफाउंडिंग वेरिएबल का ये पता हो कि ये इन्फ्लुएंस करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को और कोरिलेट करता है कॉज़ एंड इफ़ेक्ट के रिलेशनशिप को। नेक्स्ट है कैटेगोरिकल वेरिएबल। कैटेगोरिकल वेरिएबल में आप एक किस्म का इस वेरिएबल का एक और नाम भी है क्वालिटेटिव वेरिएबल। कैटेगोरिकल वेरिएबल क्वालिटेटिव वेरिएबल भी कहलाता है। आपके माइंड में होगा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वेरिएबल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और वो इसी के ही दूसरे नाम है कैटेगोरिकल और कंटीन्यूअस वेरिएबल के। कैटेगोरिकल नाम से पता चल रहा है कैटेगरीज में, ठीक है? कोई भी ऐसा डाटा जो कैटेगरीज में डिफाइन किया जाए वो कैटेगोरिकल वेरिएबल कहलाता है। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? जी जी। ओके। कैटेगोरिकल वेरिएबल कहलाता है। फॉर एग्जांपल आप जेंडर की एक ऑप्शन कैटेगरी डिज़ाइन कर लिया, अब बना लिया आपने कि जिसमें जेंडर है, जेंडर की 2 ऑप्शंस हैं मेल एंड फीमेल, तो वो कैटेगोरिकल वेरिएबल के तौर पर काम कर रहा है यहाँ पर। उसके अलावा आपने एज का बना लिया है, ठीक है, क्लास का बना लिया है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जिसमें डाटा क्वालिटेटिव फॉर्म में कलेक्ट करें वो कैटेगोरिकल वेरिएबल कहलाते हैं और इसे क्वालिटेटिव भी वेरिएबल भी कहा जाता है। उसके बाद कंटीन्यूअस वेरिएबल का दूसरा नाम क्वांटिटेटिव वेरिएबल भी है, ठीक है? ऐसी वैल्यूज़ जो एब्सोल्यूट हों, डिस्क्रीट हों, ठीक है? वो कंटीन्यूअस वेरिएबल्स कहलाते हैं, यानी आपको कोई एक रेंज बता दी जाती है, उसके दरमियान कहीं भी कोई भी वैल्यू लाई कर जाए, वो कंटीन्यूअस वेरिएबल कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो अगर हम देखें कि स्टूडेंट की जो हाइट है वो इन पॉइंट्स में भी होती है, ठीक है? किसी की पॉइंट्स ज़्यादा यानी हाँ, अगर हम कहें कि 5 से 6 की हाइट के दरमियान के लोग, तो अब उसका एक-एक पॉइंट जो है वो रेंज में आता है। तो इसी वजह से इसे कंटीन्यूअस वेरिएबल कहा जाता है, हाइट के वेरिएबल को। यहाँ पर कोई इश्यू हो तो पूछें। मैम एक सवाल है मैम। जी, जी। मैम हमने सिंध पॉल्यूशन कमीशन का एक पेपर दिया था लेक्चर एजुकेशन का, उसमें एक वेरिएबल का क्वेश्चन आया था, डाइकोटोमस वेरिएबल।
तो वो मैंने जो बुक्स प्रिपरेशन में फॉलो किए तो उनमें से भी नहीं था इस किस्म का। तो डाइकोटोमस वेरिएबल इसका कुछ आपने एक नहीं, एग्जांपल दें। आपने जो है एजुकेशन का ही दिया था? जी जी, लेक्चर एजुकेशन का मैंने पेपर दिया था, एसपीएससी में 2020 में हुआ था। अच्छा। हाँ, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो डाइकोटोमस वेरिएबल डाइकोटॉमस, तो वो मेरी बात सुने, जो डाइकोटॉमस है ना, अगर उसे देखा जाए तो वो टू वैल्यूज, ठीक है, को वो कर रहा होता है। ऐसा वेरिएबल जिसमें सिर्फ दो वैल्यूज जो हैं वो लाई करती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है किसी में भी कि यहाँ पर एक वैल्यू के कोई वेरिएबल हैं, दो वैल्यू के वेरिएबल हैं, लेकिन डाइकोटॉमस वेरिएबल है वो किसी दो वैल्यूज को बता रहा होता है कि इन दो वैल्यूज, यानी ये वैल्यूज लाई करती हैं। मैम उसमें ऑप्शन भी थे, यस और नो, ऐसा कुछ ऑप्शन भी थे, तो मैं हाँ जी, यस मैं और नो बताती हूँ। में हाँ जो जी, बिल्कुल। जिस तरह बाइनरी वेरिएबल आप लोगों ने कंप्यूटर में पढ़ा होगा, बाइनरी वेरिएबल्स होते हैं 0 और 1 वाली फॉर्म में, ठीक है? जस्ट 2 ऑप्शंस हैं, 0 और 1, 2 वैल्यूज़ बता रहे हैं, तो वो डाइकोटॉमस वेरिएबल है, ठीक है? बाइनरी जो नंबर है, वो भी डाइकोटॉमस वेरिएबल है। उसके अलावा येस और नो की ऑप्शन आती है, वो भी 2 चॉइसेस हैं आपके सामने, 2 ऑप्शंस हैं, तो इसलिए उसे भी डाइकोटॉमस वेरिएबल कहते हैं। हाँ जी। मैम इसमें मेल और फीमेल जो है जेंडर ये आ जाएगा हाँ, वो डाइकोटोमस वेरिएबल। डाइकोटॉमस में आ जाते हैं, बिल्कुल। यानी ऐसे ही कोई भी वेरिएबल्स जिसके जो आपका डेटा कलेक्शन में जो आंसर्स हैं वो जस्ट 2 आएँ, तो वो डाइकोटॉमस वेरिएबल कहलाते हैं, ठीक है? वो जस्ट आप ये समझ लें एक टर्म है डाइकोटॉमस की, वो कोई ऐसे वेरिएबल नेम नहीं है, वो जस्ट टर्म है कि 2 वेरिएबल्स जो जो 2 वैल्यूज़ यानी जिसमें हों, वो वेरिएबल डाइकोटॉमस कहलाते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल तो वही है बाइनरी जो नंबर्स होते हैं 0 और 1 वाले। उसके अलावा कोई ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर येस और नो में आ रहा है, ट्रू और फॉल्स में आ रहा है, वो जो चीज़ें हैं वो डाइकोटॉमस कहलाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद है और ये जो कैटेगोरिकल वेरिएबल है ना, ये मोस्टली डाइकोटॉमस वेरिएबल में यूज़ हो रहे होते हैं, कैटेगोरिकल वेरिएबल। क्योंकि इसमें कैटेगरीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल जेंडर की आ गई है, जिस तरह अभी एक स्टूडेंट ने बताया। उसके अलावा अगर हम कोई ऐसा करते हैं, मिडल और मैट्रिक 2 क्लासेस डिफ़ाइन कर देते हैं, तो उस टाइम पे अगर हमारे पास क्लास के अंदर 2 ऑप्शंस हैं, मिडल एंड मैट्रिक, तो उस टाइम पे डाइकोटॉमस वेरिएबल ये भी कहलाएगा, ठीक है? क्योंकि इसमें सिर्फ़ 2 ही हमने क्लासेस रखी हैं, लेकिन हमारे पास क्लासेस ज़्यादा हैं, हम ज़्यादा डाल देते हैं, वो डाइकोटॉमस वेरिएबल नहीं होगा। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग ये हमने कंप्लीट कर लिया। और कोई क्वेश्चन है तो किसी का पूछें? एक्सक्यूज मी मैम, जी, जी। सपोज के रिसर्च में मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, तो उनके लिए भी कोई टर्म होगी, लाइक जैसे डाइकोटोमस वेरिएबल, तो मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए भी कोई टर्म हो सकती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा ख़्याल है हो भी सकती है, अगर इंग्लिश के लिहाज़ से देखे जाए। डाइकोटॉमस है, ये रिसर्च की टर्म नहीं है, डाइकोटॉमस एक इंग्लिश टर्म है। तो इसीलिए इसे सर्च कीजिएगा आप कि मैं अगर मोनो के हिसाब से करूँ, आप लोग इसे सर्च करके देखिएगा, ठीक है? जी मैम। डाइकोटॉमस और कुछ इस तरह की टर्म्स हैं जो इन इंग्लिश मैनी में और कई उसमें कन्वर्ट होती हैं। डाइकोटॉमस भी एक्चुअल में उसे ही कर रहे हैं, ये वेरिएबल्स को बस बता रहे हैं कि 2 ऑप्शंस वाले वेरिएबल्स डाइकोटॉमस कहलाते हैं। तो बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि मोर देन 2 वैल्यूज़ भी हो सकते हैं या उनका कोई स्पेसिफिक नाम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी मैम, थैंक यू मैम। यू आर वेलकम। उसके बाद है रिसर्च वैलिडिटी। रिसर्च वैलिडिटी को हम लोग देख लेते हैं कि रिसर्च वैलिडिटी क्या होता है। तो वैलिडिटी सिंपली कि हम किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोडक्ट को ये चेक कर रहे हैं या अपनी स्टडी को चेक कर रहे हैं कि क्या ये अगर हम आम वर्ड्स में बोलते हैं कि ये वैलिड है या नहीं। तो वैलिड का मतलब ये है कि जिस मकसद के लिए हमने इसको बनाया है,
क्या ये उस मकसद पे पूरा उतर रही है या नहीं उतर रही, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग है, बिल्कुल एक्यूरेटली वही काम कर रही है या नहीं कर रही, तो तब हम उस चीज़ को कहते हैं कि ये वैलिड है, यानी इसने अपना पर्पस अचीव कर रही है, तो इसका मतलब है ये वैलिड है, ठीक है? वैलिडिटी के जो एग्ज़ैक्ट डेफिनिशन है, वो है कि इट इज़ यूज्ड फॉर एग्ज़ामिनिंग हाउ एक्यूरेटली समथिंग गेट्स मेजर्ड बाय अ मेथड, ठीक है? तो जो भी हमने मेथड डिज़ाइन किया उसके अकॉर्डिंग जो है कितने एक्यूरेटली जो है हमारे डेटा उसको अपनी वर्किंग को शो कर रही है, तो वो चीज़ वैलिडिटी कहलाती है। वैलिडिटी बेसिकली जो है वो 3 तरह से चेक की जाती है, इंटरनल, एक्सटर्नल और एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी। तो इंटरनल वैलिडिटी नाम से पता चल रहा है कि आप किसी भी जो भी आपका मतलब ये समझ लें स्ट्रक्चर है, कोई भी प्रोडक्ट या कोई आइटम तैयार करने का जो भी स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को आप चेक कर रहे हैं, ठीक है? इनर थिंग, ठीक है? इंटरनल से निकला है इंटरनल वैलिडिटी कि आप चेक कर रहे हैं कि जो स्टडी है आपकी, वो जिस मकसद के लिए कंडक्ट की गई है, वो काम सही कंडक्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो वो चीज़ क्या कहलाती है? इंटरनल वैलिडिटी कहलाती है। और एक्सटर्नल वैलिडिटी जो होती है, वो जब उसकी एप्लीकेशन पे बात आ जाती है कि जब आप उसको रियल वर्ल्ड में जाके अप्लाई कर रहे हैं उस स्टडी को, तो फिर आप उनके रिज़ल्ट्स देखेंगे और फिर आपको पता चलेगा कि ये कुछ और ही रिज़ल्ट्स तो नहीं दे रही जो हमारा पर्पज़ ही नहीं था अचीव करने का। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लैब में कोई चीज़ बनाई जाती है, तो जब उसको इंटरनली चेक किया जाता है तो उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, वो बिल्कुल ओके हो जाती है। जब उसे बाहर की दुनिया में उसे अप्लाई करने जाया जाता है, तो वहाँ पर वो फ़ेल हो जाती है क्योंकि वो रिज़ल्ट्स जो हैं ख़राब देती है जो कि बिल्कुल नहीं आ सकते। ओके।